तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपको लेक्चर नंबर 3 आईएमडी के लेक्चर नंबर 3 में मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे और मैनेजमेंट के विभिन्न पार्ट्स के बारे में आपको नोट करा रहे थे। तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड लीडिंग तक पहुँच चुका हूँ। अब इसके बाद अगला आपका आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब आपसी तालमेल या संबंध जो होते हैं कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग के बारे में लिखिएगा। हेडिंग है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग के बारे में लिखना है आपको, तो आप इसमें लिखिएगा कंपनी के संपत्तियों एवं कर्मचारियों के मध्य, कंपनी के संपत्तियों, कंपनी के संपत्तियों, कंपनी के संपत्तियों एवं कर्मचारियों के मध्य, कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक या परस्पर संबद्धता, पारस्परिक संबद्धता मतलब आपसी मेल जोल, आपसी मेल जोल, आपसी मेल जोल कायम रखना ही, कायम रखना ही कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कंपनी के संपत्ति, यानी कंपनी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को या कंपनी की सारी अर्थव्यवस्था को या कंपनी के सारे पहलुओं को अपना समझ करके काम करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उसको अपना नहीं समझेंगे और उनके कर्मचारियों के बीच में आपसी मेल जोल जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम सुचारू रूप से या सही तरीके से संपन्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के जो टर्म्स होते हैं वो क्या है, लिखिएगा इसमें। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, लिखिएगा इसमें। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, दूसरा है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, और तीसरा है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। साथ साथ में लिखते चलिएगा, मैं बोलता भी हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो ये आपके 4 तरीके के कोऑर्डिनेशन हो गए। अब इन कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इंटरनल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सभी ब्रांच यानी ऑल ब्रांच सेक्शन और डिपार्टमेंट आर हेल्प टू ईच अदर। यानी कि इसमें आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पे नोट कर लीजिएगा छोटा सा, है ना, कि सभी शाखाएं, क्या चीज, सभी शाखाएं एवं विभाग, विभाग
का आपसी संबंध, है ना। ठीक है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स या विभाग जो हैं वो एक दूसरे के पारस्परिक संबंध रखते हों और एक दूसरे के को कोऑपरेट करते हो। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई संस्था है, ठीक है, या आपका एक कॉलोनी है, ठीक है, तो कॉलोनी में रहने वाले जितने भी कॉलोनी के वरिष्ठ एवं सम्मानजनक जो व्यक्ति हैं, तो आपसी तालमेल बढ़िया होगा। तो जैसे कि कभी लाइट कट गई तो आप सामूहिक रूप से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको ठीक कराने के लिए अनुमोदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपसी तालमेल नहीं रहेगा तो सामूहिक रूप से अगर आपके कस्बे की बिजली चली जाती है तो एक आदमी कहने तो जाएगा ही नहीं। तो आप लोगों का आपसी तालमेल बढ़िया रहेगा, तो आप साथ में जाएंगे, अपनी प्रस्ताव को साथ में रखेंगे, यानी यूनाइट होना कहने का मतलब। ठीक है, तो आपका ये हो गया इंटरनल कोऑर्डिनेशन यानी आपसी संबंध, यानी किसी इंडस्ट्री में जैसे बिजली विभाग का सेक्शन है, रॉ मटेरियल सेक्शन है, ठीक है, और कर्मचारियों का वेतन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंटेंट है, तो उन लोगों के बीच में आपका आपसी संबंध अच्छा रहेगा, तो आपके बिल या कर्मचारियों के पेमेंट को पारित कराने में, बिल को पारित कराने में सुविधा होगी और आसानी से हो सकता है। अदरवाइज आपके डिपार्टमेंट को हो सकता है वो बिल पास करने में थोड़ा आनाकानी करे या थोड़ा डिले कर सकता है, तो इसलिए आपसे संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब अगला चलते हैं, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर्स, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर मतलब ग्राहकों के बीच में, ग्राहकों, सप्लायर, सप्लायर, और जो आपके माल या आपके प्रोडक्ट को, है ना, कंपनी के उत्पाद को सप्लाई करता हो वो सप्लायर। और उसके बाद सामाजिक, सामाजिक यानी कि आपके प्रोडक्ट को सामाजिक रूप से उसको वरीयता मिलती है या उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी तंत्र एवं अन्य बाहरी एवं अन्य बाहरी एजेंसी या कंपनी। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि आपके इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको क्या करेंगे भाई, उसको तो रखेंगे नहीं, उसको तो रखने के लिए बनाया नहीं है, उसको हमको सेल करना है मार्केट में। ठीक है, तो जो ग्राहक है आपका, उसका आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ाव अच्छा होना चाहिए। आपके कंपनी के जो कैरियर है, जो बिहेवियर है और जो विश्वसनीयता है, उसको पसंद आना चाहिए, उससे वो जुड़ाव रखता है। ठीक है, कंपनी का जो सप्लायर है, सप्लायर जो माल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मार्केट में उसको ले जा रहा है, तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पहुंच को और सुगमता से फैलाने का प्रयास कर रहा है। प्लस सोसाइटी के लिए, सरकारी तंत्रों के लिए, तथा अन्य बाहरी जो कंपनियां हैं, क्योंकि कोई भी काम आप करेंगे तो अकेले सारे प्रोडक्ट आपके पास तो मिल नहीं जाएंगे, कुछ बाहरी कंपनियों से भी कुछ उसके पार्ट्स, हिस्से, है ना, मंगाने ही पड़ते हैं। तो अन्य कंपनियों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, ताकि आपके किसी भी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मंगाने में, उसको असेंबल करने में और उसके टेक्निक्स के बारे में आपको जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। अब वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इसमें होता है टॉप लेवल, उच्च स्तरीय अधीनस्थ, यानी सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थ, उच्च स्तरीय अधीनस्थ किससे, एवं
वर्कर, वर्कर यानी कर्मचारी, एवं यानी उच्च स्तरीय अधिकारी, काम करने वाले कामगार एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध। आपसी संबंध। तो ये आपका वर्टिकल हो गया। वर्टिकल का मतलब हो गया कि ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी इंडस्ट्री में हायर अथॉरिटी पे मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना, फिर उसके बाद सेल्समैन, प्रोडक्शन मैन, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरीके के आपके उच्चायुक्त अधिकारी होते हैं। प्लस उसके बाद उसमें एम्प्लॉय होते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट के, और प्रत्येक डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं। तो ये आपका एक वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत आपका बिहेवियर या कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि सेल्स यानी कि विक्रय, सेल्स मतलब बिक्री, प्रोडक्ट्स की बिक्री या खरीदारी, मतलब क्रय, क्रय एवं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी वित्तीय सहयोग। यानी कि किसी भी कंपनी में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए तथा उसको बेचना, प्लस उसके प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल की डिमांड के लिए अकाउंटेंट सेक्शन होना चाहिए, जिसमें आपके सारे अकाउंटेंसी का लेखा जोखा होगा। ठीक है। और एक वित्तीय फाइनेंस यानी कि भविष्य को भी देखते हुए कि इंडस्ट्री के लिए कुछ बजट आपको सिक्योर रखना पड़ता है कि मान लीजिए कभी कभी बजट की कमी होने की वजह से, फाइनेंशियल कमी होने की वजह से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। तो उसको अपने मेंटेन रखने के लिए फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, कंपनी और कर्मचारियों के मध्य आपसी संबंध मधुर होने चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कई प्रकार के हैं। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन चार प्रकार के हैं: इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन और वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है कि आपसी कर्मचारियों के मध्य या विभागीय शाखाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी बाहरी तंत्रों से, जैसे अन्य कंपनियों से, सरकारी विभागों से, कि आपके लाइसेंस को फॉरवर्ड करने में मदद करें, बीच बीच में आपको जानबूझ करके डिस्टर्ब न किया जाए, है ना। तो आपके बाहरी सरकारी तंत्रों से भी, अधीनस्थों से, एडमिनिस्ट्रेटिव से भी आपका संबंध अच्छे होने चाहिए। प्लस उसके बाद वर्टिकल कोऑर्डिनेशन यानी उच्च स्तरीय अधिकारी से लेकर निम्न स्तरीय अधिकारी तक आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में होता है बिक्री करना, सेल करना, अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल संबंधी जितनी भी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनको न उत्पन्न होने देने के लिए उनके विभागाध्यक्ष से आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। फिर आगे चलते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। अगला पॉइंट आपका है कंट्रोलिंग। इसको मैं रफ करता हूं। तो चलिए अब आपको कंट्रोलिंग की तरफ ले चलते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, और कौन कौन सी बातें कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसके बारे में जानकारी आज हासिल करेंगे।
कंट्रोलिंग, कर्मचारियों के वर्क परफॉर्मेंस को मापने के लिए, है ना? कर्मचारियों कर्मचारियों के वर्क परफॉर्मेंस वर्क परफॉर्मेंस को मापने के लिए एवं पूर्व निर्धारित मानकों की ओर एवं एवं पूर्व निर्धारित मानकों पूर्व निर्धारित मानकों एवं निर्धारकों एवं गोल, यानी कि लक्ष्य, आपका जो एम है, मुख्य एम क्या है, ठीक है, गोल्स की ओर मार्गदर्शन, यानी कि डायरेक्टिंग नहीं, लीडिंग, मार्गदर्शन मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया, मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग कहलाती है। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कहलाती है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग के प्रोसीजर क्या क्या है? कंट्रोलिंग में प्रोसीजर इसका क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसीजर कंट्रोलिंग प्रोसीजर में है, यानी कि कंट्रोलिंग की गतिविधियां, ठीक है, नियंत्रण गतिविधियां इसको बोलते हैं, नियंत्रण या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं। नियंत्रण की गतिविधियां में क्या है? मानकों को सुनिश्चित करना, है ना। मानकों का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकों को सुनिश्चित करना, यानी आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है या स्टैंडर्ड जो मानक है उसको सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट है इसमें वर्क परफॉर्मेंस की जांच करना, वर्क या फिर हिंदी में इसको कहते हैं कार्य संपादन, कार्य संपादन की जांच करना एवं उनका रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, देखिए कोई भी चीज कहानी की तरह, रामायण महाभारत लिखने की तरह से नंबर नहीं मिलते हैं, इसको पॉइंट वाइज लिखिए, छोटा छोटा करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लिखिए, ठीक है, और वो आपको अच्छा और आकर्षक भी लगेगा, ठीक है। सुधार हेतु आवश्यक, सुधार के लिए सुधार के लिए आवश्यक स्टेप्स, यानी कि आवश्यक स्टेप्स यानी कि कदम, है ना, आवश्यक कदम या पहल, स्टेप्स यानी पहल करना, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इतना नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग में क्या होता है, कितने टाइप्स की कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। पहला है फिजिकल कंट्रोल,
पहला फिजिकल कंट्रोल, सॉरी ऐसे लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग हेडिंग डालिएगा इस तरीके से, कंट्रोलिंग, ठीक है, इसको लिखिएगा इस तरीके से, रिप्रेजेंट करिएगा, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए आप, और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। होता है फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, और दूसरा होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, और तीसरा है बजट, बजट कंट्रोल, ठीक है, बजट कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा एवं गुणधर्म, समझने के लिए लिख लीजिएगा केवल, पदार्थ की क्वांटिटी यानी मात्रा एवं गुणधर्म, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा एवं उसके गुणधर्म पे कंट्रोल करना आवश्यक होता है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोलिंग में, कि जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस पदार्थ की क्वांटिटी कितनी मिलाई जानी चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, है ना, उसके रंग रूप आकार एवं साइज, तथा उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितनी है, स्टैंडर्ड टाइप का है कि नहीं है ना, और प्रोडक्ट में कोई विकृति तो नहीं है, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है भविष्य के लिए, फाइनेंशियल, भविष्य के लिए, किसके लिए, भविष्य के लिए फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड निश्चित करना, निश्चित करना, ठीक है, कि भविष्य में अगर हमें कोई आपातकालीन स्थिति भी आ जाती है या मंदी आती है तो हम अपने इंडस्ट्री को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे स्टेबल कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है, तो इतना ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद बजट कंट्रोल, बजट कंट्रोल में होता है प्रति यूनिट प्रोडक्ट, प्रति यूनिट, प्रति यूनिट उत्पादक, प्रति यूनिट उत्पादन, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल या कच्चे मटेरियल, कच्चे मटेरियल, और तीसरा पॉइंट है इसमें श्रम लागत। ये आपको इसलिए छोटा छोटा पॉइंट नीचे लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपको पॉइंट याद है और आपके पास जो लिखने के लिए प्रॉपर मटेरियल है अगर आप भूल जाते हैं, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनसे आपको याद आ सकता है कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या लिखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बजट कंट्रोल में क्या होता है कि आपका प्रति यूनिट यानी एक यूनिट, या कोई आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे साबुन की फैक्ट्री लगा रखे हैं, साबुन आप तैयार कर रहे हैं, तो एक साबुन को तैयार करने के लिए कितना खर्च आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है तो आपके रॉ मटेरियल या सारे संसाधनों के खर्च के बावजूद भी ये प्रति यूनिट चार्ज आपका ज्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे किस चीज में ऐसी कटौती करनी चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, उसके गुणधर्म में कोई कमी ना आए, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस ना हो, और हमारा प्रति यूनिट चार्ज भी कम हो जाए, और इस
उत्पन्न प्रोडक्ट को जब मार्केट में सेल करते हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट होता है उससे हमें अपने कर्मचारियों और बाकी इंडस्ट्रियों के हिसाब किताब करने के बावजूद भी कुछ बच जाए तो उसको हम भविष्य के लिए भी सेफ और सुरक्षित रख सकें। ठीक है। कच्चे मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें कहाँ से सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा। ठीक है। और रॉ मटेरियल हमें सस्ते रेट पे सस्ते दर पे कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी, इस चीज की आपको कंट्रोलिंग करनी है। और श्रम लागत कि जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं तो श्रम की लागत भी कम आए, क्योंकि आप कहीं उतरवाने में कहीं माल वगैरह आप जो रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो उसको लेबरों द्वारा आप उसको उतरवाएंगे, अपने स्टोर में रखाएंगे, फिर वहां से बाहर निकालेंगे, तमाम प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से श्रम की लागत भी बढ़ जाती है। तो आप ऐसा ध्यान में रखिएगा कि श्रम की लागत कम से कम हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उससे कमा सकें। ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे नोट करिएगा। आगे चलिएगा। लेबल मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग के बाद आगे है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको रफ करता हूं मैं। हाँ। हम्म। हाँ, लेवल मैनेजमेंट में चलिएगा, लिखिएगा लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, लिखिएगा किसी व्यवसाय के मैनेजमेंट को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। लेवल मैनेजमेंट को किसी व्यवसाय के मैनेजमेंट में किसी व्यवसाय के मैनेजमेंट को निम्न 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। किसी व्यवसाय के प्रबंध को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है। पहला क्या है, इतना नोट कर लिया होगा, लिखिएगा पहला क्या है। पहला है, डायग्राम बनाइएगा, लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अब उसके बाद बनाइएगा टॉप मैनेजमेंट। क्या है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट। दूसरा है अपर मिडल मैनेजमेंट। और तीसरा है मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट। और चौथा है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट। और चौथा है, पांचवा हो गया ये, पांचवा ऑपरेटिंग फोर्स। ऑपरेटिंग फोर्स या फिर कहते हैं वर्कमैन। वर्कमैन। ठीक है।
ठीक है। लेवल मैनेजमेंट में आ गया टॉप मैनेजमेंट, अपर मिडल यानी उच्च मध्य स्तरीय मैनेजमेंट। ठीक है, उच्च स्तरीय मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय मध्य, उच्च उच्च मध्य स्तरीय मैनेजमेंट होता है। और मिडल का मतलब होता है मध्य स्तरीय मैनेजमेंट, लोअर का मतलब है निम्न स्तरीय मैनेजमेंट, और ऑपरेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि प्रचालन बल या फिर वर्कर, वर्कर से संबंधित है इसमें। ठीक है, तो अब आगे चलिए, टॉप मैनेजमेंट में थोड़ा सा लिखिएगा, टॉप मैनेजमेंट के बारे में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, लिखिएगा, अलग से हेडिंग डाल के नीचे लिखिएगा। शीर्ष मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, और जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऑनर। सर मेरी ही आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, और फाइनेंसर्स, फाइनेंसर्स सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जो आपके टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, इसमें उस इंडस्ट्री से संबंधित जो बोर्ड का डायरेक्टर होता है वो होगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, और जनरल मैनेजर होगा, और ऑनर, कंपनी का ऑनर होगा, और कंपनी के प्रोडक्ट को, मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपना शेयर लगाते हैं और उस कंपनी को एक स्तंभ की तरह, एक स्तंभ की तरह सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार खड़े होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं। और फाइनेंसर्स इत्यादि लोग मिलकर के इस टॉप मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं? टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति हैं उनके काम क्या क्या हैं? ठीक है, इसको लिखिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला पॉइंट इसमें नीचे नोट कराऊं। तो टॉप मैनेजमेंट में आपने हेडिंग डाल के इतनी सारी बातें लिख ली, अब इनके वो काम क्या है, ठीक है, करते क्या है ये लोग भाई। तो आइए इनके बारे में देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट में बैठे बैठे। लिखिएगा, गोल एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। इनके वर्क्स क्या हैं? इनके इनका वर्क्स ये है कि गोल एवं उद्देश्यों को, कंपनी के कंपनी के उद्देश्यों एवं लक्ष्य को निर्धारित करना, निर्धारित करना। ठीक है, कंपनी के लक्ष्य एवं गोल को निर्धारित करते रहते हैं। और एक्सपेंडिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी विस्तार, कहने का मतलब है विस्तार करना, कंपनी का जो विस्तार यानी उसका क्षेत्र का फैलाव करना है कि काफी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर उसके और भी सहकर्मी हो जो अन्य राज्यों में भी उसको गवर्न कर सके। ठीक है, एक्सपेंडिंग या फिर उस प्रोडक्ट में विस्तार करके जो कुछ चीजें बाहर से जो मंगाते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है वो चीज भी हम अपने अंदर ही फैक्ट्री में ही इंस्टॉल करें और बनाने का प्रयास करें। तो इसके लिए भी एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज, या कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग
एक्टिविटी मतलब गतिविधियां, तैयार करना, तैयार करना। तीसरा पॉइंट है स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग पॉलिसी, स्टेबलाइजिंग पॉलिसीज, निर्माण करना। कंपनी से संबंधित जो नियम कायदे हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो शर्तें हैं, उनको तैयार करते हैं कि हमारा कंपनी है तो इसकी पॉलिसी ये होगी, ऐसे रिटर्न देंगे, प्रोडक्ट अगर है क्या है कैसे है, जो उनके नियम कायदे और जो शर्तें होती हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो लिखा होता है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ पॉलिसी, बाकी सब क्लिक करना होता है। जितनी भी पॉलिसी हैं पता नहीं क्या क्या है, उसको पढ़ा कुछ नहीं, बस उस पर क्लिक कर दिया कि हाँ हम सारी शर्तों को मानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद होता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस की, यानी जो काम आप किया जा रहा है इंडस्ट्री में उसका निरीक्षण करना। ठीक है। और डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, डिजाइनिंग या री रीडिजाइनिंग, डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और लास्ट ऑप्शन है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग फाइनेंशियल, सोल्डरिंग फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं इन लोगों के पास कि कंपनी के उद्देश्य को निर्धारित करना, कंपनी के विस्तार या कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज के बारे में सोचना, कहाँ से लेना है, किसको देना है, अपना काम जो अकेले कर नहीं पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और से करवा लेना। ठीक है। और या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं अपने फ्रेंचाइजी वगैरह, उसको हैंडल करना। ठीक है। स्टेबलाइजिंग पॉलिसीज, जो कंपनी के जो नियम शर्तें होती हैं उनको तैयार करना, तथा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कि जो कार्य हो रहा अपने इंडस्ट्री में उनके नियंत्रण या निरीक्षण करने का कार्यक्रम होता है। ठीक है इसके अंदर। और उसके बाद है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाले रखने का काम। ठीक है। सोल्डरिंग मतलब कंधे पे। ठीक है। तो इनके कंधे पे होती है इन लोगों के, ये लोग फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भली प्रकार से निभाने का प्रयास करते हैं। अब आगे चलते हैं अपर मिडल मैनेजमेंट के ऊपर, रफ करता हूं। चलिए अपर अपर मिडल मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, हेडिंग डाल के लिखिएगा नीचे से, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स, इसके अंतर्गत जो है, इस मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं नोट करिएगा। सेल्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव या कहते हैं मैनेजर्स, मैनेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एग्जीक्यूटिव, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल
एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट है अकाउंटेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव सम्मिलित होते हैं, ठीक है, इत्यादि लोग सम्मिलित होते हैं। कार्य इनका लिखिएगा, ये काम क्या करते हैं भाई? इतने लोग तो सम्मिलित हो गए अपर मिडल मैनेजमेंट के अंतर्गत, लेकिन इनका काम क्या है? तो वर्क में लिखिएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कार्य है इनका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने का काम करते हैं ये लोग। स्टाफ, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ फॉर लोअर लेवल, फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भाई काम करने के लिए स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ की समस्या को पूरा कराने के लिए ये लोग वैकेंसीज निकालते हैं और काम करने वाले कारीगर और अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट को भर्तियां करने के काम में अपना सहयोग देते हैं। और तीसरा पॉइंट है इंस्टॉलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तीसरा है इंस्टॉलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स विभिन्न विभागों का निर्माण करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल वाला अलग सेक्शन होगा, टूल्स वाला अलग सेक्शन होगा, एम्प्लॉय ऑफिस अलग होगा, वर्कर का डिपार्टमेंट अलग होगा, मतलब हर चीज का डिपार्टमेंट अपना अलग अलग होगा, ठीक है। और डिजाइनिंग ऑपरेटिंग पॉलिसीज, डिजाइनिंग ऑपरेटिंग, डिजाइनिंग ऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड रूल्स, है ना, नियम एवं शर्तें, डिजाइनिंग करने के किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें होनी चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, ये सब निर्धारित करने का कार्य करते हैं। और असाइनिंग ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट, असाइनिंग ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट्स, इसका मतलब होता है अधीनस्थ। तो इनको कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, अधीनस्थों के जो कार्य हैं क्या कर, इसमें क्या होता है, कार्य को बांटना, ठीक है। कि अधीनस्थ जो अपर सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनके काम क्या क्या होंगे, वो किन किन विभागों को और किन किन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपना सहयोग देंगे, ठीक है। अब अगला चलते हैं मिडल मैनेजमेंट और उनके वर्क्स के बारे में चलते हैं। मिडल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, आइए यहाँ पे नोट करते हैं।
आपका मिडिल मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे, कि मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट को कहते हैं अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षक होता है उसका डिपार्टमेंट का। फिर ब्रांच मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर हो गया। और चीफ फोरमैन, चीफ फोरमैन आते हैं, चीफ फोरमैन, फोरमैन जो होते हैं कामगार होते हैं उनके, जो चीफ होते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल के अंतर्गत ये लोग आते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं। हो गया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिएगा, बस लेक्चर ऑफ करने वाला हूँ। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, वर्क में लिखिएगा। टू को टू कॉपरेट, टू रन ऑर्गेनाइजेशन, टू कॉपरेट, टू कॉपरेट, टू रन, टू रन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, ठीक है, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। टू बिल्ड एन इफिशिएंट टीम स्पिरिट, टू बिल्ड, टू बिल्ड एन इफिशिएंट टीम स्पिरिट, मतलब कि जो टीम में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में एक टीम भावना उत्पन्न करना, कि मतलब आप एक टीम है, और एक टीम भावना जब उत्पन्न हो जाएगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वस्तुतः यानी वास्तविक रूप से घुल मिल करके एक दूसरे का सहयोग देते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है टू अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन, टू टू अचीव कोऑर्डिनेशन, टू अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन, है ना, विभिन्न विभाग या सेक्शंस से आपसे तालमेल बनाए रखना। टू कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, टू कंडक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय को एक अच्छा एवं कुशल कारीगर बनाने के लिए उनका कौशल परखता को अच्छा करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है, ठीक है, ताकि नए नए टेक्नोलॉजीज, नई नई गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी मिल सके और उन चीजों को कंडक्ट कराने में अपना सहयोग अच्छे से दे सके, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लोअर मैनेजमेंट, अभी एक और बचा है। लोअर मैनेजमेंट में देखिएगा, फोरमैन, सुपरवाइजर, चार्जमैन, फोरमैन, फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, या फिर इसको चार्जमैन भी बोलते हैं, चार्जमैन, जिसके अंदर वर्कर काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट,
और कौन से लोग होते हैं इसमें? इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, इंस्पेक्टर निरीक्षक शामिल होते हैं। जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा, बस खत्म करने ही वाला हूँ। वर्क्स, इनके काम क्या क्या होते हैं? हो गया होगा, मिटा देता हूँ इसको। इनका काम होता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर्स। उनके वर्क क्या होते हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट सुपरविजन, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर्स, यानी कि कामगारों का सीधे तौर से निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग वर्क, डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग वर्क्स, डेवलपिंग इम्प्रूविंग वर्क्स, मेथड एंड मेथड्स एंड ऑपरेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन वर्क्स या फंक्शन, निरीक्षण कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ द वर्कर, फीलिंग्स ऑफ द वर्कर्स टू टॉप मैनेजमेंट, जो वर्कर्स की फीलिंग्स होती है उनको टॉप मैनेजमेंट तक संप्रेषित करना या पहुंचाना है, बस, ठीक है। एक पॉइंट और है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ। लिखिएगा टू एक्ट, टू टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, बिटवीन टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एंड वर्कर्स, बस काम खत्म। एक पॉइंट बच जाएगा, केवल ऑपरेटिंग फोरमैन वाला है, वो बता देंगे अगले वाले में। नहीं, नोट कर लो, एक ही लाइन का लिख लो उसमें, ऑपरेटिंग फोरमैन लिख लो आप उसको भी। लास्ट वाला है ऑपरेटिंग फोर्स एंड वर्कमैन, का मतलब क्या होता है, इनके क्या क्या काम होते हैं, लिखिएगा। लास्ट वाला जो है ऑपरेटिंग फोर्स वाला या फिर वर्कमैन जो है, इसमें लिखिएगा वर्कर्स, वर्कर्स रैंक एंड फाइल वर्कमैन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, एंड अनस्किल्ड, एंड अनस्किल्ड वर्कर सम्मिलित होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स सम्मिलित होते हैं। बस, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्क फोर्स का मतलब, ऑपरेटिंग फोर्स का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्री में काम कराने के लिए, किसी भी मशीन को चलाने के लिए या किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जिन
फोर्स की आवश्यकता होती है। वो फोर्स क्या है? वो आपके वर्कमैन है, जो आपको इंडस्ट्री में अपना श्रम दान करके आपके प्रोडक्ट को उत्पादित करते हैं, मशीनों को ऑपरेट करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, वो वर्कर्स कहलाते हैं। वर्कर्स होंगे, ठीक है, कुछ स्किल्ड वर्कर होंगे जिनको कौशल होगा उनके बारे प्रोडक्ट के, या फिर मतलब जिस मशीन को ऑपरेट करते हैं या जिस मटेरियल को तैयार करते हैं, तो उनकी विभिन्न पहलुओं को और उनकी बारीकियों के बारे में उनको जानकारी होती है, ठीक है। और कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज होती है, थोड़ी नहीं नॉलेज होती है, तो वो स्किल्ड वर्कर्स के नीचे अपना काम करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। और कुछ अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता जाता है, तो उनसे केवल झाड़ू और पोछा लगवा लिया जाता है। कम से कम वहां पे जो कचरा रॉ मटेरियल या डस्ट इकट्ठा होता है, तो तुम भैया साफ कर लो, है, बाकी हम लोग कल से अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। बस सेव कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। आज आप फ्री हैं पूरी तरीके से, ठीक है। आज मशीन सेकंड क्लास नहीं स्टार्ट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। हाँ, बहुत लोगों का नाम नहीं था उसमें। एक्चुअली क्या था कि मैंने सिर्फ दिखाने के लिए भेजा था कि ऐसी लिस्ट आ रही है हमारे पास, ऐसा प्रोफार्मा बन के आ रहा है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन आकर उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो उस तरीके की चीजें ना हो, परसेंटेज दिखा रहा है। सबकी लिस्ट मैंने नहीं भेजी हुई है, कुछ बच्चों की बस ऐसे रैंडमली खींच कर भेज दी है। आप समझ आ रही है, उससे परेशान मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी लिस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, 15 से चल रही है। हाँ, क्लास 15 से ही चल रही है। क्या आप जब से ज्वाइन करना स्टार्ट किए तब से अटेंडेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों ने नोट किया सारी चीजें, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, और ज़्यादा नहीं उसको थोड़ा बहुत स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। जनवरी के लास्ट तक सारी क्लासेस बंद हो जाएंगी और आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लास्ट में आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर उठाने का प्रयास करिए, जिससे आपके परसेंटेज अच्छे बने। मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। हम आपके साथ हैं और हमारे कोविड-19 की वजह से जो कृपा बरसी है, लेकिन अब की बार नहीं बरसेगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एडमिशन की लास्ट डेट आज ही थी, ठीक है। आप कॉलेज में आके पता करिए, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना है आप कॉलेज में आके कॉलेज फैकल्टी से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए, ठीक है। क्लास का एंड कर रहे हैं, अभी हमें बहुत काम है। ओके।